Hi, Bacho. A very warm welcome to today's session. I hope all of you guys are doing absolutely fine and amazingly well, taking good care of yourselves and your loved ones. सत श्री अकाल, नमस्कार, बॉनजूर, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के सेशन में। तो शुरू करते हैं आज का सेशन, जहां पे हमारा टॉपिक होने वाला है इंट्रोडक्शन टू द celestial bodies. Now, what do we mean by this? We will understand and explore that in today's session, so need not worry. The topics that we are going to discuss is going to be introduction to celestial bodies, and do a detailed understanding of what these different bodies are. कौन सी celestial bodies होती हैं, उनको कैसे define करते हैं, कहाँ पे है, everything. And also we'll have a quick introduction to the solar system. Detailed understanding of solar system will actually be done in the next session. So we'll just get introduced to what solar system is today. ठीक है? Now on that note, मैं जल्दी से खुद को भी इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। तो नमस्कार बच्चा, मेरा नाम जो है अंकना है और मैं हूँ आपकी एक्सपर्ट फॉर सोशल साइंसेस एट इम्बाइब। मैं 9 साल से एजुकेशन सेक्टर से एसोसिएटेड हूँ। आई कम विद एन एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 9 years in the field of education, wherein I've taught both online and offline and to the students of CBSE and ICSE. I have done my studies in the field of humanities and hence I specialize in social science as well as English. तो ये मैम के बारे में जल्दी से एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल देना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ। Now that you've moved to grade 6, right? आपके लिए बहुत कुछ नया होने वाला है। अचानक से सोशल साइंस में डिविजन्स होने वाले हैं, हिस्ट्री होगा, सिविक्स होगा, ज्योग्राफी होगा, थोड़ा स्कैरी लगेगा। हिस्ट्री के लिए पहले से एक बायस बिल्ड होगा, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि आपको एक्सपेक्टेशन होगी कि ओ माय गॉड हिस्ट्री तो डिफिकल्ट ही होने वाला है, हिस्ट्री हम कैसे मैनेज करेंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। बट ऑल आई वांट टू लेट यू गाइज नो इज दैट यू डोंट हैव टू वरी, वी हैव गॉट योर बैक। इतना मुश्किल नहीं है सोशल साइंस, प्लस इन सेशन से हम हर एक चैप्टर को काफी डिटेल में कवर करेंगे ताकि आपकी कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, कोई भी इंपॉर्टेंट डिटेल कहीं पे मिस ना हो जाए। और अर्थ, ये जो चैप्टर आज हम शुरू कर रहे हैं वो है द अर्थ एंड द सोलर सिस्टम। सो अर्थ के बारे में, अपने प्लैनेट के बारे में, बाकी प्लैनेट्स के बारे में, सन, मून, जो हमारी रोज की जिंदगी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, हम सब कुछ काफी डिटेल में समझने वाले हैं। Now that we're getting started, I'm letting you know that we are here for you. We will help you out throughout, and the journey is going to be amazing. Social science आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाने वाला है। मैं आपको ये भी बता देना चाहती हूँ कि चाहे आप कुछ भी पढ़ रहे हो, आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, एक बहुत इंपॉर्टेंट वेपन है जिसकी हमें रियलाइजेशन हो सकता है अब तक ना हो। वो कौन सा टूल है, वो कौन सा वेपन है? इस वेपन का नाम है इम्बाइब लेंस। तो एक छोटा सा मोमेंट लेते हैं to have the lens moment of the day. आप जैसे कभी भी फोन यूज करते हो, यूट्यूब का ऐप या कुछ गेमिंग ऐप, कोई दूसरी लर्निंग ऐप आपके फोन में इंस्टॉल्ड होती है, उसी तरीके से बिल्कुल फ्री है इम्बाइब लेंस का ऐप। उसे आपको अपने फोन में इंस्टॉल कर लेना है एंड देन इट विल आस्क फॉर एक्सेस टू योर कैमरा परमिशन। आपने वो परमिशन दे देनी है। अब आप जो कुछ भी पढ़ रहे हो, ठीक है, एंड अभी स्पेशली कई सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स आएंगे जो आपको लगेगा मैंने पढ़ा नहीं है, या हो सकता है आपको याद ना हो, बिकॉज क्लास 5 से क्लास 6 का ट्रांजिशन, प्राइमरी से सेकेंडरी का ट्रांजिशन हो रहा है हमारा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा लेवल्ड अप भी है। तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। आप अपना फोन लोगे, ऐप डाउनलोड करोगे, कैमरा को एक्सेस दोगे और उसके बाद आप जिस भी चीज को पढ़ रहे हो, कुछ भी है, चाहे वो आपकी किताब से है, कुछ जनरल है, किसी पैकेट के पीछे कोई इंफॉर्मेशन है, आप उसके बारे में और ज्यादा जानना चाहते हो, ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट टेक योर फोन, क्लिक अ पिक्चर। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे कर लिया है, आपने क्या करना है, यू जस्ट हैव टू टेक अ पिक्चर। आई हैव जस्ट टेकन अ पिक्चर एंड उसके बाद आपके जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, ठीक है, द इंपॉर्टेंट वर्ड्स दैट यू हैव विल ऑटोमेटिकली गेट हाईलाइटेड एंड स्टार्ट पॉपिंग अप हियर। वो अपने आप हाईलाइट होके यहाँ पे आपको दिखेंगे, जैसे कि आप यहाँ स्क्रीन पे भी देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया है, आपके लिए एक स्क्रीनशॉट लगाया है जहाँ पे किताब की पिक्चर ली गई है और ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स वहाँ पे अपने आप हाईलाइट हो गए हैं। अब यहाँ पे देखो, इन द सोलर सिस्टम, सेलेस्टियल बॉडीज, ऐसे कई सारे सजेशंस आ रहे हैं। तो यहाँ पे आपको जिस भी चीज के बारे में और डिटेल में जानना है, जैसे सेलेस्टियल बॉडी मैंने सिलेक्ट किया, वो मैं कर लूंगी, वो अपने आप आ जाएगा। ठीक है, द बेस्ट पार्ट इज
दैट अगर उससे रिलेटेड कोई 3D मॉडल है तो वो भी मेरे लिए आ जाती है बिल्कुल इस तरीके से, एंड आई कैन प्ले विथ इट, लर्न मोर अबाउट इट, यू नो, इंटरैक्ट विथ इट। साइंस में ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। साथ ही साथ ये देखो सन के बारे में और भी बहुत कुछ आ गया, और रिलेटेड वीडियोस भी आ गए कि अगर मुझे किसी और वीडियो से लर्न करना है तो मैं वहां से भी कर सकती हूँ। तो आप देख रहे हो कि कितना इजी हो गया मेरे लिए इन सेलेस्टियल बॉडीज के बारे में लर्न करना, कितनी एडेड इंफॉर्मेशन आ गई है, और कितना इंटरैक्टिव है ये इंटरफेस जिससे मैं आराम से इस लर्निंग को कर सकती हूँ। So that's the beauty of this application. You should definitely have it on your phone. It will be very, very helpful for you. Now moving on, we are going to talk about the topics to be covered. क्या क्या वो टॉपिक्स है जो हम कवर करेंगे और कैसे हमारा इंट्रोडक्शन जो है सेलेस्टियल बॉडीज का हो सकता है, ठीक है। So the concepts to be covered are, one second, we'll talk about night sky, then we'll talk about full moon, new moon, celestial body, star, constellation, planet, solar system, sun, and then the other planets in general. तो basically planet and planets, planet क्या होते हैं, यहाँ पे जब हम planet कह रहे हैं तो हमारा कहने का मतलब है introduction to planet, the word planet, and then planets is basically the different planets that we will have an introduction to that as well. ठीक है, so these are the topics that we'll be covering up. We have already met. We'll start with 3 questions. हम क्या करेंगे, हम 3 सवालों के साथ हमारा सेशन शुरू करेंगे। देखते हैं कि क्या आपको इनके बारे में कुछ पता है या नहीं। एक बेसलाइन असेसमेंट जैसा आप ले सकते हो, और फिर जब क्लास के एंड में आप अपने सारे टॉपिक्स को लर्न कर लोगे तो इट विल हेल्प यू असेस बेटर कि क्या आपको ज्यादा समझ आ गया, क्या अब आप इन क्वेश्चंस को आंसर कर पा रहे हो, एंड दैट वुड बी अमेजिंग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला सवाल, तो मैम क्वेश्चंस के टाइम खुद को हाइड कर देती है ताकि बच्चों का कॉन्सेंट्रेशन अच्छे से क्वेश्चंस पे हो सके। ये सबसे पहला सवाल है, द प्लैनेट्स अराउंड द सन इज एन एलोंगेटेड एंड फिक्स्ड पाथ। तो जो प्लैनेट्स हैं वो सन के इन एंड अराउंड घूमती है, हमें पता है ये एक एलोंगेटेड पाथ में घूमती है, ठीक है। तो अब हमसे पूछा जा रहा है कि इस पाथ का नाम क्या है, ठीक है। ऑर्बिट, कॉन्स्टलेशन या मिल्की पाथ, क्या बोलते हैं इस पाथ को जिस पाथ में प्लैनेट सन के अराउंड घूमती हैं, रिवॉल्व करती हैं। ओके गाइस, एंड द करेक्ट आंसर विल बी ऑर्बिट। इसका नाम क्या होता है, ऑर्बिट होता है। ऑर्बिट के बारे में आपने थोड़ा सा सुना होगा, इधर उधर जनरल इंफॉर्मेशन पढ़ी होगी, बट और डिटेल में हम आज भी जानेंगे, समझेंगे और एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। सो ऑर्बिट बेसिकली एक आपका कर्व्ड पाथ है, ओवल शेप्ड पाथ है, यानी कि गोल नहीं है, एलिप्टिकल है, ओवल सा है, ठीक है। ओवल कैसे कहते हैं हम, ओवल इसे कहते हैं, ये देखो, let me see if I can create an oval. No, I cannot. No worries, I will draw it for you. ये जो पाथ हो गया, ठीक है, ये ओवल हो गया, काइंड ऑफ लाइक एन एग, एग का जो आउटर सरफेस होता है वैसा पाथ, ठीक है। तो इस पाथ में ही सारी ऑब्जेक्ट जो हैं वो मूव करते हैं अराउंड द सन इन द सोलर सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ग्रुप ऑफ स्टार्स इज कॉल्ड अ कॉन्स्टलेशन। जो ग्रुप ऑफ स्टार्स होते हैं उन्हें हम कॉन्स्टलेशन के नाम से जानते हैं। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या ये स्टेटमेंट फॉल्स है? I'll be giving you few seconds to figure out your answers, so don't worry. Okay, and we'll be back.
The statement, so we'll learn more about constellations today in general. The statement is absolutely true. आपने कई बार देखा होगा ग्रुप ऑफ स्टार्स मिलके कई सारे शेप्स भी बना रहे हैं यूनिवर्स में, और स्टार्स तो जो है वो अनअकाउंटेबल है, मतलब बहुत सारे हैं हमारे पास। ये जो एक फॉर्मेशन बनाते हैं उसे हम कॉन्स्टलेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टलेशन विच हैज अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स, एक कॉन्स्टलेशन है, ग्रुप ऑफ स्टार्स एक शेप बनाती है, उसमें 7 स्टार होते हैं, उसका नाम क्या है? 7 वंडर्स, करेना, कराइना, सप्तर्षि या फिर क्रक्स? व्हाट डू यू कॉल दिस? द ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स। आप गैस ले सकते हो, अगर आपकी हिंदी अच्छी है तो आप पता कर लोगे कि इस वाले का आंसर क्या है। ओके गाइज, एंड वी विल गेट बैक नाउ। सो सप्तर्षि जो है वो आपका नाम है। सप्तर्षि का मतलब क्या होता है? सप्त, 7 है ना, सप्तर्षि से आया ये वर्ड। सप्तर्षि इज द करेक्ट आंसर। We'll learn more about it. So there's no harm. Even if you don't know, there's no worry. Now let's get started and talk about Saptarshi a little. ये constellation है, बड़े आराम से आप आसमान में देखोगे, कभी इसका शेप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो हमेशा से ये लोग तारों को बहुत नोटिस करते रहे हैं, उसकी फॉर्मेशन और क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या फॉर्म हो रहा है, कोई शेप बन रहा है, और इस तरीके से डायरेक्शन को डिटरमाइन करने में भी वो बहुत मदद करती है हमारे लिए। जैसे कि नॉर्थ स्टार एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ रेफरेंस है। चलो, तो यहाँ पे आपको तारे दिख रहे हैं, तारों की बात हो रही थी, सप्तर्षि की बात हो रही थी, कॉन्स्टलेशन की बात हो रही थी, यहाँ पे भी हमें तारे दिख रहे हैं। अब इन ब्राइट डॉट्स को जब आप देखते हो तो कितना अच्छा लगता है। कई बार आप कहीं घूमने गए हो, बैठे हो, या ऐसे ही आसमान देखा हो और आपको लगा हो कि आई कैन सी द फॉर्मेशन, आई कैन सी सर्टेन शेप्स बीइंग फॉर्म्ड, क्लाउड से, स्टार्स से, अलग अलग चीजों से। तो ये जो ट्विंकलिंग ऑब्जेक्ट्स हैं वो एग्जैक्टली क्या हैं, कैसे बन रही हैं, उनके बारे में और डिटेल जानते हैं, कितने पास है, कितने दूर हैं। सो लेट्स फाइंड आउट इन टुडेज सेशन। सबसे पहले हम शुरू करते हैं नाइट स्काई से। नाइट स्काई क्या होती है, कैसे डिफाइन करेंगे अगर नाइट स्काई आ जाएगी तो? वैसे तो सोचने में, सुनने में बड़ा आसान लगता है। नाइट स्काई तो बात हो रही है, और बात सही है, नाइट स्काई की बात हो रही है, रात के आसमान की बात हो रही है बच्चे। बट व्हेन वी आर सेइंग नाइट स्काई, हम सिर्फ आसमान की बात नहीं कर रहे हैं, जोग्राफिकली से, राइट? हम कुछ और चीजों को भी गिन रहे हैं, हम कुछ और चीजों को भी अकाउंट में ले रहे हैं, और वो क्या है? सो नाइट स्काई बच्चे बेसिकली आप पूरे स्काई को रेफर करते हो। वी आर रेफरिंग टू द होल स्काई, and this will be including all the tiny teeny objects along with it। जैसे कि कुछ और भी प्लैनेट्स हैं। प्लैनेट्स क्या होते हैं कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को शायद ना पता हो, वो हम इस सेशन में और डिटेल में जान भी जाएंगे। कई सारे तारे होते हैं, तारे तो हमें पता ही होता है, मून होता है ना? इन सारी चीजों को इंक्लूडिंग रात को जो आसमान हमें दिखता है अपने टीनी टाइनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स के साथ, जो भी चमकते हुए आसमान में ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं उस रात के अंधेरे में, उससे हम नाइट स्काई कहते हैं। ठीक है, दैट इज व्हाट वी आर रेफरिंग टू एज द नाइट स्काई। कुछ जब आपने आसमान बहुत ध्यान से देखा होगा तो आपने नोटिस किया होगा उनमें से कुछ ऑब्जेक्ट्स काफी ब्राइट शाइन कर रहे होते हैं, whereas कुछ ऑब्जेक्ट्स थोड़े से डिम होते हैं, बहुत ज्यादा ब्राइट नहीं होते, बहुत ज्यादा आउटराइटली बिल्कुल रोशनी नहीं फैला रहे होते। शायद थोड़ी सी नोटिस होती है, कई बार नोटिस नहीं होती है, हल्का सा कुछ टिमटिमाता हुआ दिख रहा होता है। ठीक है, लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज आपको हमेशा दिखेगी, वो है सब कुछ ट्विंकल करते हुए दिखेगा। इसीलिए बचपन से हम गाते भी आ रहे हैं ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार्स, राइट? बिकॉज वो ट्विंकल करता हुआ दिखता है, यानी कि जलता बूझता, रोशनी आती है जाती है, आती है जाती है, तो वो ट्विंकलिंग दिखाता है हमें, दिखता है हमें, भुकभुकाता हुआ भी जैसे कहते हैं। ठीक है,
जलता बूझता आपको एक साथ कंसिस्टेंटली, जैसे हमारे घर में लाइट बल्ब्स हम यूज करते हैं, उन्हें जब हम जलाते हैं तो उनके साथ हम क्या नोटिस करते हैं, वो जलते जाते हैं, वो शाइन करते जाते हैं. बट विथ द ऑब्जेक्ट्स इन द नाइट स्काई, दैट्स नॉट एन ऑब्जर्वेशन दैट वी हैव. द ऑब्जर्वेशन दैट वी हैव इज it will light up, it will dim down, it will light up, it will dim down, right? So that is the genuine observation. तो night sky ये होता है along with the other objects. फिर आता है फुल मून, और फुल मून के बाद हम करेंगे न्यू मून. तो अब ये फुल मून और न्यू मून का कॉन्सेप्ट मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ अलग से, बिफोर वी गेट एंड अंडरस्टैंड द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ इट. बच्चे आपने भी देखा होगा और घर में सुना भी होगा, इनफैक्ट जब मून की बात आती है ना, जब मून की बात आती है तो हमारे यहाँ दो शब्द बहुत ज्यादा यूज किया जाते हैं की जाती है. एक की पूर्णवासी की रात है या पूर्णिमा की रात है, पहला वर्ड. दूसरा वर्ड जो यूज किया जाता है वो है अमावस्या, है ना. तो एक हमारा होता है पूर्ण. पूर्ण मीन्स फुल, यानी कि फुल मून नाइट, और अमावस्या वेयर द मून इज एब्सेंट, यानी कि चांद होता ही नहीं है. अब ऐसा क्यों हो रहा है, इसको ज्यादा डिटेल में समझना नहीं है, अभी के लिए बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे. एक सिंपल सी बात बता देती हूँ आपको. मून जो है, आपको पता होगा, उसकी अपनी लाइट नहीं होती है, ठीक है. मून की अपनी लाइट नहीं होती है. अब ये मान लो मून है और ये मान लेते हैं हमारा सन है, ठीक है. तो अब बच्चे यहां पे होता क्या है कि मून जो है वो डार्क ही है. मून डज नॉट हैव मून डज नॉट हैव अ लाइट ऑफ इट्स ओन. मून की, चांद की अपनी रोशनी नहीं होती है. तो चंदा मामा इतना चमकते कैसे रहते हैं, इस पिक्चर में भी हम देख सकते हैं कि वो पूरी तरीके से शाइन कर रहे हैं. सो बच्चा होता क्या है कि ये जो सन है ना, हमारा जो सन है, हमारी जो धूप है वो बाहर है. कहाँ है वो भी समझेंगे. उसकी रोशनी मून पर जाकर गिरती है, ठीक है. ये जो रोशनी मून पर गिरती है ये मून को शाइन देती है, ये मून को वो ब्राइटनेस और वो लाइट देती है जो हमें यहां अर्थ पे नजर आती है. तो इसी की वजह से क्या होता है, क्योंकि सन, मून, अर्थ सब जो है वो घूम रहे हैं, सब के अपने अपने एलिप्टिकल पाथ्स हैं, ठीक है. मून ले लो, अर्थ ले लो, ठीक है, या सेंटर में हमारा सन एक जगह पे, बाकी सब उसके चारों ओर घूम रहे हैं. ये सब हम आपस में घूम रहे हैं, ठीक है. तो मून अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है, अर्थ सन के चारों तरफ घूम रहा है, तो मून सन के काफी करीब हो जाता है. तो सन की बहुत सारी रेज जो है वो मून पे फॉल करती हैं, जो मून को रोशनी देती है. अभी मूवमेंट की वजह से क्या होता है, जैसे कई बार आप घर में देखोगे कि बाहर स्ट्रीट लैम्प से या कोई कार अगर आ रही है तो उसकी लाइट अगर आपके घर में एंटर करती है तो वो वॉल, अगर रूम अंधेरा भी है तो वॉल पूरा शाइन करने लग जाता है, उसमें रोशनी आ जाती है. तो क्या हो रहा है, उसकी अपनी रोशनी नहीं है, आपने रूम में लाइट ऑफ कर रखी है, लेकिन जब कहीं से लाइट पड़ी तो वो ऑब्जेक्ट जो है शाइन करने लग जाता है, ऐसा लगता है कि वो खुद रोशनी निकाल रहा है. ये सेम कॉन्सेप्ट मून के साथ भी अप्लाई होता है. लेकिन क्योंकि ये सब मूव कर रहे हैं तो हमेशा जो है अर्थ से हमें जो मून दिखाई दे रहा है जिस जगह पे है उसके पूरे पोर्शन पे सन की रोशनी नहीं आती है. तो हर 15 दिन पे, हर 10 दिन पे, 7 डेज पे उसकी पोजीशन जो है वो चेंज हो रही है उसके मूवमेंट के हिसाब से, सन के चारों तरफ और अर्थ के चारों तरफ. तो उसपे जितनी जगह पे रोशनी पड़ती है मून हमें वैसा ही दिखाई देता है. इसलिए आप देखोगे कि कुछ दिन मून आपको पूरा गोल बिल्कुल ब्राइट शाइन करते हुए दिखाई देता है, कभी कभी मून दिखाई ही नहीं देता है, और कभी कभी हमें अलग अलग शेप्स में दिखाई देता है.
और वो घटती जाती है, यानी कि जब फुल मून होता है उसके बाद आपको मून कुछ ऐसा सा नजर आता है, ठीक है, थोड़ा और बड़ा, बट धीरे धीरे ट्रांजिशनिंग होती है। फिर धीरे धीरे हमें हाफ मून नजर आता है, ठीक है, आधा। फिर ये और पतली हो जाती है, फिर और पतली हो जाती है। यानी कि हमें क्या समझ आ रहा है, ये जो पूरा बड़ा सा हमारा मून था, इस पे पहले इतनी दूर रोशनी आनी बंद हुई, फिर इतनी दूर हुई, फिर इतनी दूर हुई, करते करते पूरा हो गया। और तब क्या हो जाएगा, ये लास्ट स्टेज यहाँ पे हो जाएगा नो मून का। चांद जो है वो पूरी तरीके से गायब ही हो जाएगा इसके बाद। तो यहां से कॉन्सेप्ट आते हैं हमारे फुल मून के। सबसे पहले फुल मून कौन सा दिन है? फुल मून हम कहते हैं वंस इन अबाउट अ मंथ्स टाइम, यानी कि 30 दिनों में, अराउंड इन 30 to 31 डेज, ये एक बार अकर करता है, ठीक है, जिस दिन क्या होता है, फुल मून होता है, यानी कि पूरी रोशनी वापस आती है। सो बेसिकली साइकिल कैसे चलता है वो आप समझोगे। पहले न्यू मून समझ लेते हैं। न्यू मून क्या है? न्यू मून जब हमारे पास जो है चंद्रमा दिखता ही नहीं है, ऐसा अंधेरा रहता है, डार्क। क्यों? क्योंकि इस दिन नो लाइट ऑन मून, नो लाइट ऑन मून फ्रॉम सन। इस दिन कोई भी धूप की जो है छाया इस पे पड़ जा रही है, रोशनी नहीं आ रही है, तो ये अंधेरा हो गया, क्योंकि इसकी तो अपनी रोशनी है ही नहीं। सो फोर्टनाइटली मतलब एवरी 15 डेज, हर 15 दिनों पे क्या होता है, आप देख सकते हो, मून जो है बिल्कुल ही नजर नहीं आ रहा है। इसे हम न्यू मून या अमावस्या, जो मैम ने अभी आपको बताया, वो कहते हैं। फुल मून को हम पूर्णिमा भी कहते हैं। तो पूर्णवाशी या पूर्णिमा यानी कि पूरा चांद, अमावस्या यानी कि कोई चांद नहीं। अब आपको लग रहा होगा कि मैम पूरा चांद जो है वो एक महीने में आता है, वंस अ मंथ, है ना, फुल मून होता है। तो ये न्यू मून ट्वाइस अ मंथ कैसे हो जा रहा है? 2 बार कैसे आ जा रहा है? हर 15 दिन पे कैसे आ जा रहा है? एवरी 15 डेज, हाउ इज इट अपियरिंग? दैट्स अ क्वेश्चन। तो बच्चे एक साइक्लिक इवेंट है ना, ये एक रिदम में चलती है, ये एक साइकिल में चलती है, एक पीरियोडिक तरीके से चलती जाती है। तो सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले नो मून होता है, ऐसे समझो। नो मून के बाद धीरे धीरे रोशनी फिर से आने लगती है, तो ये आपको छोटा सा चांद दिखेगा, फिर थोड़ा सा बड़ा दिखेगा, फिर हाफ मून जिसे बोलेंगे हम वैसा दिखेगा। ये टाइम लेता है, हर दिन थोड़ा थोड़ा बढ़ते जाता है, ठीक है। फिर ये थोड़ा और बड़ा होता जाएगा, और करते करते फाइनली जो है फुल मून फॉर्म हो जाता है। फिर क्या हुआ? अब देखो, ये यहां पे आने में 15 टाइम लगा, लेकिन इसके बाद फिर रोशनी कम होने लग जाएगी फुल मून पहुंचने के बाद। तो फुल मून पहुंचने के बाद फिर से हमारा बड़ा वाला चांद फॉर्म होगा, फिर छोटा वाला चांद हाफ मून हमारा फॉर्म होगा, फिर वो और पतला होता जाएगा, फिर वो और पतला होता जाएगा, ठीक है। और फिर से हम कहां पहुंच जाते हैं? नो मून पे पहुंच जाते हैं। तो अब आपको क्या समझ आया? ये यहां तक पहुंचने में हमें 15 दिन लगे, नो मून से यहां तक, ठीक है। फिर फुल मून से नो मून तक पहुंचने में फिर से 15 दिन लगे, और फिर वहां के बाद फिर पूरी रोशनी आएगी। तो ये पूरा साइकिल में चल रहा है। तो आप बेसिकली ये देखो कि एक बार हम यहां पहुंचते हैं, लेकिन ये हर 15-15 दिन पे रिपीट होता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है। तो इसलिए नो मून 2 बार आता है, लेकिन फुल मून एक ही बार आता है, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं सेलेस्टियल बॉडी। सेलेस्टियल का मतलब क्या होता है? हेवनली बॉडीज। हेवनली बॉडीज वो बॉडीज जो स्पेस या स्काई से एसोसिएटेड है, स्पेस या स्काई से जुड़ी हुई है। यानी कि हमारे बाहर आउटर स्पेस में, अर्थ के बाहर, आउटर स्पेस क्या हो गया? स्पेस क्या होता है? स्पेस यानी कि अर्थ के बाहर का यूनिवर्सल स्पेस, यूनिवर्सल जगह, यूनिवर्स की जो जगह है, उसमें जो भी बड़े बड़े बॉडीज एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि आपका सन, जैसे कि आपका मून,
और जो भी ऑब्जेक्ट्स जो शाइन करते हैं हमारी नाइट स्काई में, जो हमें दिखाई देते हैं या जो हमें नहीं दिखाई देते हैं, कुछ ऐसे जो इतनी दूर है जिनको हमको टेलीस्कोप की मदद से देखना पड़ता है, ये सारे ऑब्जेक्ट्स क्या कहलाते हैं बच्चे? ये सारे ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं सेलेस्टियल बॉडीज, यानी कि हेवनली बॉडीज, वो बॉडीज जो आउटर स्काई में, स्पेस में प्रेजेंट है। इनमें से कुछ बॉडीज बहुत बड़ी होती हैं, बहुत बड़ी, और बहुत गर्म होती हैं। गर्म क्यों होती हैं? क्योंकि वो हॉट गैसेस से भरी होती हैं। गैसेस जैसे कि हाइड्रोजन। तो वो क्या होती हैं कि गर्म गैसेस से भरी होती हैं। आप धीरे धीरे जैसे बड़े होगे आप समझोगे कि ये गैसेस आपस में रिएक्ट कर रहे होते हैं, कुछ मोशन कर रहे होते हैं और बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। उस एनर्जी से हीट आता है और उसी एनर्जी से लाइट आती है। एक सिंपल एग्जाम्पल इसका मैं आपको समझा देती हूँ, वो है फायर, जो हम देखते हैं हमारे डे टू डे लाइफ में। फायर क्या करता है? फायर में कुछ गैस बर्न होती है, कुछ केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल्स आपस में कुछ करते हैं, वो बर्न होते हैं, आग लगती है तो लाइट भी आती है और हीट भी प्रोड्यूस होता है। प्लैनेट्स को, स्टार्स को आप एग्जैक्टली इसी तरीके से इमेजिन कर सकते हो। ये सेलेस्टियल बॉडीज ज्यादातर ऐसी होती हैं। इनमें से कुछ के पास गैसेस होती है, वो गैस की बनी होती है पूरी, ठीक है, कुछ सॉलिड नहीं है, गैस से बनी हुई है वो पूरी बॉडी। लेकिन ये भी हो सकता है कि नेसेसरली हीट और लाइट ना हो, या सिर्फ हीट हो और लाइट ना हो। तो ये बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है इन द स्काई। सो दैट ब्रिंग्स अस टू द क्वेश्चन। हमारा सवाल आ चुका है और हमारा सवाल है, द न्यू मून नाइट अकर्स अबाउट डैश डेज आफ्टर द फुल मून नाइट। तो जो न्यू मून नाइट है वो कब अकर करती है? फुल मून नाइट के बाद, 17 डेज के बाद, 12 डेज के बाद, या फिर 15 डेज के बाद। फुल मून के बाद कितने वक्त में, कितने दिनों में हमारा नो मून हो जाएगा? न्यू मून को आप नो मून से याद रखो, यानी कि चांद है ही नहीं हमारे आसमान में, चांद है ही नहीं। अभी हमने पढ़ा है कि हर कितने दिनों पे जो है हमारा न्यू मून फॉर्मेशन होता है। सो बच्चे हर 15 दिन के बाद, ठीक है, एवरी 15 डेज। ओके, सो बेसिकली क्या होगा, मून जो है वो धीरे धीरे पूरा खत्म हो जाएगा। मतलब देखो, फुल मून आएगा, धीरे धीरे खत्म होके न्यू मून हो जाएगा, न्यू मून से वापस धीरे 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 फुल मून होगा। तो ये पूरे गैप में क्या हो जाता है? 15 दिन लग जाते हैं, ठीक है। ओके, सो फुल मून महीने में एक बार आता है जिसे हम पूर्णिमा कहते हैं, लेकिन हर 15 दिन पे आती है अमावस्या। इस दिन जो है नाइट स्काई बेस्ट दिखाई देती है, काफी क्लियर स्काई होती है। ओके, टॉकिंग अबाउट द स्टार्स नाउ, अब तारों की बात करते हैं। स्टार्स भी क्या है? सेलेस्टियल बॉडीज है। अभी हमने पढ़ा जो बड़े बड़े गैस के बने हुए बॉडीज हैं जो स्पेस में होते हैं उनको हम सेलेस्टियल बॉडीज ही कहते हैं। तो स्टार्स भी सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं। अब आप कैसे याद रखोगे स्टार्स का डेफिनेशन? ऐसे याद रखोगे, स्टार्स सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं, इनकी अपनी हीट और लाइट होती है। जैसे कि मून में मैम ने आपको थोड़ा सा समझा दिया है कि उनकी अपनी लाइट नहीं होती, उनका अपना हीट नहीं होता है, वो रेगुलर डार्क बॉडी होती है जो सन के लाइट पे डिपेंडेंट होती है। सन के लाइट पे डिपेंडेंसी होती है उसकी, है ना। लेकिन स्टार्स का ऐसा नहीं है, स्टार्स अपने आप गैस से बने होते हैं, ठीक है।
सो दे आर मेड अप ऑफ गैसेस, दे आर बॉडीज ऑफ गैस, गैस से बने होते हैं, गैस का अपना केमिकल रिएक्शन चल रहा होता है और इस केमिकल रिएक्शन की वजह से वो लाइट और हीट एमिट करता है, लाइट भी एमिट करता है, हीट भी एमिट करता है बड़े अमाउंट्स में, जैसे कि सन से हमें सोचो कितनी गर्मी होगी कि अर्थ तक उसकी गर्मी हमें धूप की फील होती है, और रोशनी भी, पूरे अर्थ पे रोशनी कहां से आ रही है, सन से आ रही है। ओके, फिर बनते हैं कॉन्स्टलेशंस। कॉन्स्टलेशंस के ऊपर हमने शुरुआत में थोड़े से क्वेश्चंस किए थे। कॉन्स्टलेशंस कुछ भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है बच्चे, जब आप कुछ ऐसे 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 अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को कहीं रख देते हो तो कोई ना कोई डिजाइन, कोई ना कोई पैटर्न बढ़कर निकल ही जाता है। हमने क्लाउड्स में भी देखा है, जब क्लाउड्स मूव करते हैं स्काई में तो वी हैव सीन दैट वी कीप ऑन फॉर्मिंग सर्टेन फॉर्मेशंस इन आवर हेड। हम देखते हैं कि क्लाउड्स किस किस शेप में निकल कर आ रहे हैं, क्या कोई फॉर्मेशन बना रहे हैं, और कई बार वो अलग अलग तरह के शेप्स में हमें नजर भी आते हैं। कई बार आपको लगेगा कि अरे ये तो लायन का हेड लग रहा है, या फिर ओ दिस लुक्स लाइक एन एलिफेंट, और मे बी लाइक समबडी रनिंग लाइक अ ह्यूमन और समबडीज फेस। सो सिमिलरली स्टार्स भी अलग तरीके से हमारे स्काई में, लेकिन उनकी पोजीशंस फिक्स्ड है, सबकी पोजीशन फिक्स्ड है, कोई कहीं से आज कहीं और कल कहीं ऐसा नहीं है, मूव कर रहे हैं लेकिन फिक्स्ड जगह पे मूव कर रहे हैं। तो स्काई में हमारे जो इतने सारे स्टार्स हैं, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर जगह पे फिक्स्ड है और हमारे साथ साथ मूव कर रहे हैं, तो हमने क्या देखा, जब हम इनको बहुत ध्यान से देखते हैं तो ये एक डिजाइन, एक पैटर्न बनाते हैं। तो नाइट स्काई में जो अलग अलग पैटर्न्स हैं, जो फिक्स्ड पैटर्न्स है, कुछ पैटर्न्स है जो हम सालों साल से इन तारों के, इन स्टार्स के देखते आ रहे हैं। देयर आर सर्टेन पैटर्न्स वी हैव व्हिच हैज बीन फिक्स्ड एंड व्हिच वी हैव बीन नोटिसिंग टू एग्जिस्ट फॉर ईयर्स एंड ईयर्स ऑल टुगेदर, फॉर्मिंग डिफरेंट ग्रुप्स। सिर्फ एक ही ग्रुप नहीं है, अलग अलग तरह के ग्रुप्स हैं, इन्हें कॉन्स्टलेशन कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कॉन्स्टलेशंस क्या होते हैं, सो दीज आर द पैटर्न्स व्हिच आर फॉर्म्ड इन द नाइट स्काई बाय द स्टार्स फॉर ईयर्स ऑल टुगेदर। देयर आर डिफरेंट ग्रुप्स एंड दीज ग्रुप्स आर नोन एज कॉन्स्टलेशंस। कुछ कॉन्स्टलेशंस के नाम हैं, जैसे कि सप्तर्षि हमने पढ़ा। सप्तर्षि कहां पढ़ा, तो सप्तर्षि हमने पढ़ा क्विज क्वेश्चन में, जो हमने देखा कि 7 स्टार्स जो हैं उनका ग्रुप है, ये एक पैटर्न बनाते हैं और इस पैटर्न का नाम हम सप्तर्षि रखते हैं। वैसे ही एक उर्सा मेजर है, वैसे ही बिग बेर है। ऐसे अलग अलग तरह के पैटर्न्स हैं जो स्टार्स फॉर्म करते हैं और कॉन्स्टलेशंस का नाम हमने रखा हुआ है, जैसे कि सप्तर्षि, उर्सा मेजर एटसेट्रा। कूल, चलो अब भैया ऐसा है कि आपके ना कुछ सिंपल एक्सपेरिमेंट्स हैं जो एनसीईआरटी में आपको दिए गए हैं। अब ये कुछ एक्सपेरिमेंट्स तो आप घर पे आराम से कर लेते होंगे, कुछ एक्सपेरिमेंट्स आपको स्कूल में भी करा दिए जाते होंगे, पर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ एक्सपेरिमेंट्स सिर्फ टीचर्स करके दिखाते होंगे, आप खुद प्रैक्टिस नहीं कर पाते होंगे या घर पे भी नहीं कर पाते होंगे, इनफ टाइम नहीं होगा, सो एंड सो फोर्थ, ऐसे प्रॉब्लम हो सकती है। टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि अब आपके पास है वर्चुअल लैब एक्सपीरियंस, VLE, इम्बाइब VLE ऐप। आप अगर कोई दूसरा एक्सपेरिमेंट, कुछ नया एक्सपेरिमेंट भी प्रैक्टिस करना चाहते हो, लेकिन आपके पास इक्विपमेंट्स नहीं है, केमिकल्स नहीं है, या आपके जो है ऑब्जेक्ट्स नहीं है, फिजिक्स का है तो महंगी है, या एक्सेस नहीं है, स्कूल में नहीं कर सकते, स्कूल में मिस हो गया, या कुछ आपके लेवल का नहीं है जिसकी वजह से आप प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हो, बट आप एक्सपीरियंस करना चाहते हो, ठीक है, ऐसे सारे एक्सपेरिमेंट्स बच्चे आपको मिल जाएंगे इम्बाइब के VLE पे, जो आप वर्चुअली यानी कि घर बैठे एक्सपीरियंस कर सकते हो और लर्न कर सकते हो। कहां पे, इम्बाइब VLE पे। आपने सिर्फ और सिर्फ ये ऐप जो है वो डाउनलोड कर लेना है। How fun and amazing is that? At the same time you have Imbibe Lens ऐप, जिसके बारे में हमने पढ़ा भी है। इम्बाइब लेंस ऐप जो है, हमने शुरू में लेंस मूवमेंट को एक्सपीरियंस भी किया है, तो आपको सिर्फ ये ऐप डाउनलोड कर देना है और अपनी लर्निंग को बहुत ही इंटरैक्टिव, बहुत ही फन, बहुत ही अच्छा बना लेना है, ताकि आप सिर्फ स्कैन करो टेक्स्ट, मेहनत भी नहीं लगे। सबसे बड़ी बात ये है कि टाइम इतना कम लगता है ना, मैंने फोन उठाया, टेक्स्ट स्कैन किया और सजेशंस आ गए, 3D मॉडल भी मिल गया मुझे, कुछ सन का, मून का, मैं देख भी पा रही हूँ डायमेंशंस, मून के क्रेटर्स दिखेंगे मुझे, ऐसे कई सारे जो है आपको 3D मॉडल्स भी मिल जाते हैं।
साइंस में खास करके बड़ा अमेजिंग होता है, साइंस में बहुत हेल्पफुल होता है। साइंस में कुछ मॉडल्स, कुछ डायग्राम्स मिल जाते हैं जिनकी मदद से हम पढ़ पाते हैं, तो वो काफी अच्छा हो जाता है। सो दैट इज द हेल्प दैट इम्बाइब लेंस डज टू यू। एंड ऑफ कोर्स इम्बाइब रियली इज देयर। और इम्बाइब का अपना ऐप तो हमारा है ही, जहाँ पे आपके पास बहुत सारे लर्निंग 3D वीडियोस है, 2D वीडियोस है, एनिमेटेड वीडियोस है, हमारी लाइव क्लासेस है, कई सारी क्लासेस है जो हम आपके लिए लाइव भी कराएंगे अब। तो ये लाइव क्लासेस है, ये सब आपके लिए अवेलेबल है। आप लेकिन इंटरेस्टिंगली एम्बाइब बहुत टाइम तक जो है ना फ्री नहीं रहने वाला है। तो ये आखिरी के कुछ दिन है, फन उठा लो जितना उठाना है, क्योंकि उसके बाद एम्बाइब बंद हो जाएगा। बंद हो जाएगा मतलब फ्री एक्सेस बंद हो जाएगा, फिर आपको पैसे देने पड़ेंगे सब देखने के लिए। तो आप अभी से एक्सपेरिमेंट कर लो कि क्या ये वर्थ होगा पैसे देने के, बिकॉज इन माई एक्सपीरियंस डेफिनेटली होगा। लेकिन आप जो है अच्छे से एंजॉय कर लो, एक्सप्लोर कर लो, ताकि फिर आपको पता हो कि आप इन्वेस्ट करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। एंड एट द सेम टाइम प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, वो भी जरूर कर लेना, क्योंकि वहां पे हमारी कांस्टेंट कम्युनिकेशन बनी रहेगी। ठीक है। अब मैंने आपको बताया था ना, हम कॉन्स्टलेशंस के बारे में पढ़ेंगे और थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, अच्छे से जानेंगे कॉन्स्टलेशंस को। तो चलो कॉन्स्टलेशंस को थोड़ा अच्छे से जानते हैं। सबसे आसान कॉन्स्टलेशन जो आइडेंटिफाई कर पाना है वो 7 तारों का है, और उसका नाम ही सप्तर्षि है। सप्तऋषि मतलब सप्त मीन्स 7, एंड ऋषि हम सेजेस को कहते हैं, जो हमारे प्रीस्ट्स होते हैं, बड़े बड़े प्रीस्ट, सन्यासी, तो उन सेजेस को कहते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि ये 7 सेजेस हैं, और उन्होंने क्या फॉर्म किया है, सप्तऋषि फॉर्म किया है। तो कोशिश करना सप्तऋषि की फोटो देखो और जाके उसे आसमान में आइडेंटिफाई करो। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो नाइट स्काई है ना बेटा, जो हम पढ़ रहे हैं नाइट स्काई, हमने पढ़ा सबसे पहला डेफिनेशन, ये नाइट स्काई सैडली एनफ इज नॉट द सेम फॉर एवरीवन। शहरों में जैसे हो सकता है आपको स्काई में एक भी तारा ना दिखे, सिर्फ मून नजर आए। आप अगर किसी छोटे टाउन में रहते हो तो हो सकते हैं कि आपको फ्यू स्टार्स नजर आए, और मून तो नजर आता ही है, लेकिन अच्छे से पूरा क्लियर ना हो। लेकिन आप अगर किसी बहुत क्लीन जगह पे रहते हो, जहां पे कोई एयर पोल्यूशन नहीं है, पॉपुलेशन कम है, हवा में सफाई है, ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है, ग्रीनरी बहुत ज्यादा है, या मौसम बहुत अच्छा है, क्योंकि नाइट स्काई इन जगहों पे भी ऐसा है कि जब क्लाउडी हो जाएगा तो नजर नहीं आएगा, आपको तारे नजर नहीं आएंगे। तो जब आप ऐसे जगह पे जाते हो, शहर से दूर, भीड़ भड़के से दूर, धुआं से दूर, धुएं से दूर, पोल्यूशन से दूर, तो आपको आसमान साफ नजर आने लग जाता है, और आसमान की सारी चीजें साफ नजर आने लग जाती हैं। तो आप तारों को देख पाओगे, और बहुत सारे तारे दिखते हैं। उनमें से कुछ तारे ऐसे होते हैं जो थोड़े बड़े दिखते हैं हमें रिलेटिवली, और थोड़ा सा आउटशाइन भी करते हैं। 1 सेकेंड। रिलेटिवली बड़े होते हैं और ब्राइटर होते हैं, जैसे कि इस पिक्चर में भी हम देख सकते हैं। ये जो तारों को हम कनेक्ट कर रहे हैं वो रिलेटिवली बड़े दिख रहे हैं। देखो ये तारा इस तारे से बड़ा है, ये तारे के बगल में तारा और छोटा है। तो ये बड़े तारों को, जो बड़े हैं ज्यादा और ब्राइट है, उन्हें हम कनेक्ट करते हैं, और उन बड़े तारों से, बड़े और ब्राइटर तारों से पैटर्न्स बनाते हैं, और उन पैटर्न्स को कॉन्स्टलेशन कहते हैं। वैसा सबसे कॉमनली जो दिखता है वो सप्तर्षि है, जिसमें 7 तारे हैं जो फॉर्म करते हैं एक पार्ट ऑफ उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन, यानी कि एक और बड़ा कॉन्स्टलेशन है। ठीक है। जैसे कि ये वाला पोर्शन जो है, ये पोर्शन सप्तर्षि का हो गया। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन ये पूरा हिस्सा क्या हो गया, उर्सा मेजर का हो गया। उसका एक छोटा हिस्सा जो है सप्तर्षि होता है। तो ऐसे अलग अलग तरह के कॉन्स्टलेशंस जो फेमस है, आप उनको पढ़ सकते हो, उनके बारे में जान सकते हो और लर्न कर सकते हो। अब इनमें ही आता है पोल स्टार। पोल का मतलब क्या है, पोल शब्द कहाँ से आया? तो बच्चे अर्थ जो है वो आपको पता होगा कि एप्पल ऑरेंज की शेप का है, थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा फ्लैट है, और हल्का सा ऐसा है, बहुत फ्लैट नहीं है, हल्का सा ऐसा है। ठीक है, हल्का सा ऐसा है, लेकिन आज टिल्टेड है। टिल्टेड है माने टेढ़ा है, ऐसा स्ट्रेट नहीं है, टेढ़ा है हल्का सा। अगर ये बॉल है तो ऐसे नहीं है, ऐसी है, थोड़ी सी टेढ़ी है।
अब अर्थ से ना हम ऐसा मानते हैं कि एक इमेजिनरी लाइन हमने बना ली है जो सेंटर ऑफ अर्थ से पास करती है। देखो, किसी भी चीज को अगर आप खेलते हो तो आप उससे खेलते होगे ना, क्या बोलते हैं, लट्टू कहते हैं ना उससे। तो उसे जब आप घुमाते हो तो आपको रोप की जरूरत पड़ती है, सब भूल जाओ। आपको हवा में किसी सर्कुलर ऑब्जेक्ट को लटका के रखना है तो आपको कोई रोप चाहिए होगा या आपको कोई स्टिक चाहिए होगी, उसी के इन एंड अराउंड वो घूमेगा। लेकिन अर्थ जो है वो हवा में घूम रहा है। तो हमने क्या किया, टू मेक अ लॉट ऑफ कैलकुलेशंस, जो आप क्लास 9th में 10th में और ज्यादा डिटेल में पढ़ोगे, बहुत सारी चीजों के अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने एक इमेजिनरी लाइन इमेजिन की जो अर्थ के बीचों बीच जाती है। जो क्या करती है, अर्थ के बीचों बीच जाती है। इतनी टेढ़ी नहीं है, मैम ने ज्यादा टेढ़ी बना दी, यहां से बनाते हैं, हल्की सी टेढ़ी है। और हम ऐसा मानते हैं कि अर्थ इसके इन एंड अराउंड ही घूमता है। इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, इस लाइन को हम बोलते हैं एक्सिस। ठीक है, तो अब ये क्या है, ये लाइन है, एक पोल है एक तरीके से। ये यहां अर्थ के नॉर्थ में भी है, पास करी है, ये नॉर्थ हो गया, और नीचे भी पास कर रही है, यानी कि ये साउथ हो गया। नॉर्थ और साउथ दोनों तरफ से पास कर रही है अर्थ के। तो ये जो जगह पे ऊपर से पास करती है और जिस जगह पे नीचे से पास करती है उसको हम पोलर रीजन कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, पोलर रीजन, क्योंकि वो पोल के पास है। ये एक पोल है हमारा, है ना, ये लाइन हमारी पोल है और ये ऊपर पोलर रीजन है एक्सिस का। तो ये वाला पोर्शन जो है ये कहलाता है नॉर्थ पोल। ये कहलाता है नॉर्थ पोल और ये कहलाता है साउथ पोल। ठीक है, सो दीज आर द टू रीजन्स। तो पोल स्टार क्या है, पोल स्टार नेचुरली कहीं ना कहीं वहां पे होगा पोजिशन, वहां पे पोजिशन मिलेगा हमें ये जहां पे पोल्स है, और एग्जैक्टली यही है। तो एंशियंट टाइम्स में बच्चे, अब देखो हम जब ट्रैवल करते हैं, अभी हम क्या यूज करते हैं, अभी हम जीपीएस यूज करते हैं ना, गूगल मैप्स या फिर इन जनरल मैप्स की मदद लेते हैं। ये मैप्स कैसे फिगर आउट कर रही हैं चीजें, डायरेक्शन कैसे फिगर आउट करिए, कहाँ पे जाके कितने कदम लेफ्ट लेना है, कितने कदम राइट लेना है। पहले ये सब नहीं होता था। तो पहले लोग बिना मैप के शहर समुद्र में कैसे ट्रैवल करते थे, अननोन जगह पे कैसे ट्रैवल करते थे, सबको सारे रास्ते पता नहीं होते थे, कैसे पता चलता था किधर जा रहे हैं। तो वो अंदाजा लगाते थे कि हम जब इतने दूर, इतने घंटे, इतने मिनट इस दिशा में, इस डायरेक्शन में जाएंगे, फिर यहाँ से इस डायरेक्शन में जाएंगे, फिर इस डायरेक्शन में जाएंगे, इतने इतने टाइम तक तो हम यहाँ पहुंच जाएंगे। ऐसे अंदाजे से चलते थे लोग। अंदाजा किसके बेसिस पे लगा रहे हैं, डायरेक्शन का, है ना, डायरेक्शन का अंदाजा किस बेसिस पे लग रहा है। तो लोगों ने फिगर आउट किया कि अच्छा नॉर्थ है, साउथ है, नॉर्थ और साउथ में पोल है, इन पोल्स पे कुछ तारे हैं जो फिक्स्ड हमेशा शाइन करते रहते हैं, वो अपनी जगह पे फिक्स्ड है, बाकी सारों से ज्यादा ब्राइट और बड़े भी हैं। तो पुराने समय में लोग क्या करते थे, डायरेक्शन को नाइट स्काई की मदद से, आसमान की मदद से ही फिगर आउट करते थे। जैसे कि अगर डे टाइम की बात करें तो डे टाइम में वो ऐसे फिगर आउट करते थे कि अच्छा धूप अभी निकला है तो इधर ईस्ट है, ऊपर है ये सेंटर है, और इधर गया तो वेस्ट है, ईस्ट से वेस्ट जाता है धूप, तो ऐसे ईस्ट वेस्ट डिटरमाइन होता था। वैसे ही रात में नॉर्थ स्टार आता था, नॉर्थ की तरफ एक तारा जोर से चमकता हुआ आता था, उसका नाम क्या रखा गया, उसका नाम रखा गया नॉर्थ स्टार, क्योंकि वो नॉर्थ की डायरेक्शन में चमकता था। ठीक है, तो इसका नाम हमने रख दिया नॉर्थ स्टार। तो ये तारा जहां भी आपको चमकता हुआ दिखे, आपको समझ आ जाएगा कि वो जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन है। कौन सा डायरेक्शन है, नॉर्थ डायरेक्शन है। इसे हम पोल स्टार के नाम से भी जानते हैं। ये हमेशा सेम पोजीशन में रहता है स्काई में, इसीलिए इसे गाइडिंग स्टार भी कहते हैं, क्योंकि ये डायरेक्शंस में, इन जनरल रास्ता ढूंढने में, या जैसे स्पेशली लोग अगर सी में ट्रैवल कर रहे हैं, जैसे तुम जमीन पे ट्रैवल कर रहे हो तो तुम फिर भी अपने रेफरेंस पॉइंट्स बना सकते हो, इनके घर के बाद, इस गली के बाद मुझे इधर मुड़ना है। समुद्र में तो पानी ही पानी है, जमीन दिख ही नहीं रही है, हम किस तरफ जा रहे हैं इसका हमें कोई अंदाजा ही नहीं होता। तो हम कैसे अंदाजा लगाते हैं, नॉर्थ स्टार को देखते हैं, नॉर्थ स्टार इधर है, हम इधर जा रहे हैं,
यानी कि हम ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, हम इधर जा रहे हैं वेस्ट की तरफ, उल्टे तरफ जा रहे हैं साउथ की तरफ, इधर जा रहे हैं तो नॉर्थ की तरफ। तो ये पोल स्टार का काम होता है। तो इसी बात पे एक क्विज कर लेंगे हम। डैश ऑलवेज इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन, वो क्या है जो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन दिखाता है? मून, पोल स्टार, नेब्यूला या कॉन्स्टलेशन? मून, पोल स्टार, नेब्यूला या कॉन्स्टलेशन? सो बच्चों अभी हमने पढ़ा। अब देखो मैं आपको एक और चीज बता दूं, पोल स्टार पढ़ा था हमने क्योंकि ये पोल के पास होता है ना, ये कहां होता है? पोल के पास होता है, इसलिए इसका नाम क्या है? पोल स्टार भी है, इसलिए इसको हम पोल स्टार या नॉर्थ स्टार कहते हैं। अब जो मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज दिखाने जा रही थी कि आपको यहाँ पे हिंट्स भी मिलते हैं। इम्बाइब के ऐप पे जब आप आकर के क्विजेस करोगे प्रैक्टिस के लिए, टेस्ट में कोई हिंट नहीं है, तो हिंट क्या मिला कि इसको ध्रुव तारा भी कहते हैं, है ना? तो अब हमें एक और नाम भी सीखने को मिल गया। इसका एक और नाम क्या है? ध्रुव तारा। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? ध्रुव तारा। तो सही जवाब हमारा है पोल स्टार। ठीक है, ओके। आती है प्लैनेट्स की बारी। ये जो आप यहाँ पे पिक्चर देख पा रहे हो, ये पिक्चर किस चीज की है? ये पिक्चर हमारे सोलर सिस्टम के, उसके बारे में पढ़ेंगे। बट जहां पे हमारा अर्थ है ना, अर्थ घूम रहा है सन के पास, उस वाली जगह की पिक्चर है। तो प्लैनेट्स भी सेलेस्टियल बॉडीज होते हैं, यानी कि ग्रह, जो नव ग्रह है, ग्रह जिन्हें प्लैनेट्स कहते हैं, वो भी हमारे सेलेस्टियल बॉडीज होते हैं। नेचुरली हेवन में, यूनिवर्स में हमको मिलते हैं, बड़े हैं, गैसेस से बने, अपनी उनकी हीट और लाइट होती है, कभी कभी नहीं भी होती है। ठीक है, गैसेस की बॉडीज ही होती हैं ज्यादातर, ये अलग अलग तरह के गैसेस से बनी होती हैं। ये कई बार जो है स्टार्स के लाइट से लिट अप होती हैं, जैसे कि सन अर्थ को क्या लाइट अप कर रहा है? सन कर रहा है। वैसे ही बाकी सारे प्लैनेट्स को भी कुछ ना कुछ कर रहा होता है। तो प्लैनेट वर्ड जो है बच्चे, वो एक ग्रीक वर्ड से आती है, प्लैनेटाई, जिसका मतलब होता है वॉन्डरर्स, जो घूमते रहते हैं किसी चीज की तलाश में। उसका शब्द का उस शब्द उसे ग्रीक में, उस शब्द को ग्रीक में हम प्लैनेटाई करके डिफाइन करते हैं, और उससे हमारा वर्ड आया प्लैनेट। प्लैनेट को वॉन्डरर्स क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि वो सन के अराउंड जो है वो घूमते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। तो ये हमारा प्लैनेट्स है। तो प्लैनेट्स भी सेलेस्टियल बॉडीज होते हैं, अपनी हीट और लाइट होती है उनकी, कई बार स्टार्स से उनको लाइट मिलता है, गैसेस के बने बड़े बॉडीज होते हैं। द अर्थ जिस पे हम रहते हैं, ये अर्थ है हमारा। अब यहाँ पे मैं आपको एक्सेस एक्चुअली बनाकर दिखा सकती हूँ। अर्थ का एक्सेस ना कुछ ऐसा दिखेगा, ये देखो, ऐसा। ये इमेजिन कर लो कि ये एक लाइन है, इमेजिनरी लाइन है, ये ओरिजिनल लाइन नहीं है, अर्थ के बीच से कोई लाइन नहीं जा रही है, इमेजिनरी लाइन है ना, हम इमेजिन कर रहे हैं, हमने माना है कि एक इमेजिनरी लाइन है जिसके अराउंड अर्थ घूम रही है हमारे रेफरेंस के लिए। और ये यहां पे हमारा हो गया नॉर्थ पोल, और ये यहां पे हो गया हमारा साउथ पोल। ठीक है, इसके अराउंड वो घूमती रहती है। तो जैसे हम बात कर रहे हैं इन जनरल प्लैनेट्स की, हमारा प्लैनेट, हम जिस पे रहते हैं अर्थ, वो भी एक प्लैनेट है जिस पे लाइफ है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऐसा माना जाता है कि अर्थ इज द ओनली प्लैनेट विच हैज लाइफ। मैं जब आपके जैसे क्लास 6 में थी, तब तो इस बात की अश्योरिटी थी कि ये एक ओनली प्लैनेट है जिस पे लाइफ है। अब इस बात पे बहुत ज्यादा डिस्कशन होने लग गई है नहीं है, क्या सच में ऐसा होता है, नहीं होता है, देखते हैं। इट गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। ठीक है, तो ये बनी हुई है गैसेस से, वाटर से, अलग अलग चीजों से बनी हुई है ये प्लैनेट। इसका हीट और जो है लाइट, वो कहां से आ रहा है? एक स्टार से आ रहा है, और ये स्टार है हमारा सन।
द मून दैट वी सी इन द स्काई इज अ सैटेलाइट। अब समझो क्या होता है। सन सेंटर में है, ठीक है, ये क्या है, ये है सन। सन के इन एंड अराउंड ऐसे घूमती हैं अलग अलग पाथ्स में। बहुत खराब ड्राइंग बनाई है मैम ने, ऐसा नहीं होता है। मैंने सन को एक्चुअली थोड़ा साइड में बना दिया है, इसलिए गड़बड़ी हो गई है। मैं थोड़ा सा बेटर करके दिखा देती हूँ। ये सन है, अगर मान लो, तो इसके इन एंड अराउंड बच्चे पाथ्स है। हमने पुरानी वाली पिक्चर में देखा था, आई विल शो इट टू यू अगेन। ऐसे ना मल्टीपल पाथ्स है, प्रॉपर डिस्टेंस पे प्रॉपरली यूनिफॉर्मली बनी, जिनमें और भी बॉडीज जो हैं वो घूम रही होती हैं। एक यहां तो दूसरी यहां, बड़ी थोड़ी। इधर, फिर ये ऐसे इधर, ऐसे अलग अलग बॉडीज अपने अपने पाथ्स पे घूम रही होती हैं। ये बॉडीज कौन सी है जो अराउंड घूम रही है सन के? वो प्लैनेट्स हैं, ठीक है। तो जो सन के इधर उधर घूम रही हैं वो प्लैनेट्स हैं। अब ये प्लैनेट्स के अराउंड अपना पाथ होता है। प्लैनेट्स के अराउंड एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। तो प्लैनेट्स के अराउंड ऐसे फिर एक अलग पाथ बना होता है, जिसमें एक और बॉडी घूम रही होती है, छोटी लेकिन घूम रही होती है। ये होते हैं सैटेलाइट्स, यानी कि जो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है, घूमता है, उसे प्लैनेट्स कहते हैं। और जो प्लैनेट है, ये प्लैनेट है ना, इसके अराउंड घूमता है, इसको हम कहते हैं सैटेलाइट्स। अब ये सैटेलाइट्स ना नेचुरल भी होते हैं और अब मैन मेड भी होते हैं। जैसे हम बहुत सारे सैटेलाइट लॉन्च करते हैं जो हम अर्थ के, मार्स के अराउंड लॉन्च करते हैं, और वो इन प्लैनेट्स के अराउंड घूम रहे होते हैं। उनको भी हम सैटेलाइट्स क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो घूम रहे हैं हमारी धरती के अराउंड, तो वो मैन मेड हो गए। लेकिन जो नेचुरली अकर करती हैं और घूमते रहती हैं वो सैटेलाइट होती हैं। जैसे कि मून हमारे अर्थ का सैटेलाइट है। तो अगर मान लो कि ये अर्थ प्लैनेट है, तो अर्थ इस ऑरेंज वाले ऑर्बिट में सन के अराउंड घूम रहा है, और इसके अराउंड ये पर्पल वाले ऑर्बिट में ये येलो मून घूम रहा है, और मून इसलिए बन जाता है अर्थ का सैटेलाइट। तो इन कंपैरिजन ऑफ अर्थ, सॉरी, इट इज अ कंपेनियन ऑफ अर्थ एंड मूव्स अराउंड इट। तो ये अर्थ के दोस्त जैसा है, अकेला नहीं छोड़ता अर्थ को, और उसके चारों तरफ घूमता रहता है। वैसे ही जो और भी अलग अलग प्लैनेट्स है, उनके चारों तरफ भी कई सारे प्लैनेट्स के सैटेलाइट है। हमारा एक है मून, कुछ और प्लैनेट्स है जैसे जुपिटर हो गया, सैटर्न हो गया, उनके 11 सैटेलाइट्स है। तो ये देखो, ये अर्थ है हमारा, देख रहे हो आप, और ये अर्थ के अराउंड जो घूम रहा है वो मून है, ये उसका पोलर ऑर्बिट है, ठीक है। ये हमारा सैटेलाइट है, घूम रहा है चारों तरफ चारों तरफ। आप और भी यहाँ पे सैटेलाइट्स अगर छोड़ दोगे तो वो भी घूमते रहेंगे, वो मैन मेड होंगे, वो नेचुरल सैटेलाइट नहीं होंगे। ये हमारा नेचुरल सैटेलाइट है, ठीक है। ये जो है ये हमारा नेचुरल सैटेलाइट है मून, ठीक है। ये दूसरा हमने अपने से सैटेलाइट बनाया, ये इधर घूम रहा है, ये देखो ये भी सैटेलाइट है। ये जियो वो है, कौन सा वाला सैटेलाइट है? पोलर सैटेलाइट है ये। एक जियो वाला हमारा सैटेलाइट है, ठीक है। तो मून हमारा नेचुरल सैटेलाइट है, और भी आप जो ये ऑर्बिट्स देख रहे हो कि अर्थ के इधर घूम रहा है, इधर घूम रहा है, ये हमारे मैन मेड सैटेलाइट्स है। तो वैसे ही हमारे अर्थ की तरह और भी 7 अदर प्लैनेट्स हैं। तो प्लैनेट्स में सिर्फ अर्थ अकेला नहीं है। पहले जब मैं पढ़ा करती थी तो 9 प्लैनेट्स हुआ करते थे, फिर उनमें से हमने एक को हटा दिया। हमने कहा ये प्लैनेट में क्वालिफाई नहीं होता है। So like others, there are 7 other planets that get heat and light from the sun as well, जो हमारे सन के चारों तरफ घूमते हैं। उनमें से कुछ के मून्स भी हैं, यानी कि उनमें से कुछ के भी अपने
नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, दे सम ऑफ देम ऑल्सो हैव देयर नेचुरल सैटेलाइट्स। तो सैटेलाइट दो तरीके की होती हैं, ये हमने समझ ही लिया, कुछ नेचुरल होती हैं, कुछ आर्टिफिशियल होती हैं। आर्टिफिशियल मतलब सिंपल वर्ड्स में मैन मेड। मून हमारा नेचुरल सैटेलाइट है। हमारे कुछ सैटेलाइट बच्चे, हम सैटेलाइट की मदद से ही ना, ये आपने सुना होगा इंटरनेट कैसे चल रहा है, आसमान से कैसे इंफॉर्मेशन इधर उधर हो जा रहा है, तो एक सैटेलाइट हमने अर्थ के बाहर कर दिया, वो कनेक्शन फॉर्म कर रहा है, तो सैटेलाइट है, वो मैन मेड सैटेलाइट है। तो हम जिसकी मदद से वेदर फोरकास्ट कर पा रहे हैं, पहले देख पा रहे हैं कि क्या क्या चेंजेस समुद्र में आ रही हैं, कम्युनिकेशन में, इंटरनेट में, वायरलेस फोन से हम कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, तो कम्युनिकेशन की सैटेलाइट है। ऐसे अलग अलग सैटेलाइट्स आर्टिफिशियल है जो हमने अर्थ के चारों तरफ घूमने के लिए छोड़ दी हैं। ठीक है, अब आता है सोलर सिस्टम। ये देख लो बड़े ध्यान से। पहले दिख रहा है आपको कैसे सन के अराउंड सारे प्लैनेट्स घूम रहे हैं एक फिक्स्ड पाथ में। ये हमारा अर्थ है यहाँ पे, उसके पहले दो प्लैनेट्स हैं, ठीक है, आपका मर्क्यूरी एंड वीनस, फिर मार्स आता है, ठीक है, ऐसे से करके नेपट्यून, जुपिटर, सैटर्न सब आता है। तो हमारे अर्थ की तरह 8 और प्लैनेट है, ठीक है, सॉरी 7 और प्लैनेट है, और जो सन है ये मिलकर के बनाता है हमारा सोलर सिस्टम। तो बेटा सन जिसके सेंटर में, और सन आप देख सकते हो कितना ज्यादा बड़ा है, उसके चारों तरफ सारे प्लैनेट्स एक प्रॉपर पाथ में घूम रहे होते हैं। तो द सन, द अदर 8 प्लैनेट्स यानी कि अर्थ एंड द अदर 7 प्लैनेट्स, ये 8 प्लैनेट्स, उनके सैटेलाइट्स, प्लैनेट्स के जो सैटेलाइट्स हैं नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, और भी सेलेस्टियल बॉडीज। अब इन सब में बीच बीच में कहीं कहीं तारे भी हैं, तो वो बाकी तारे एस्टेरॉइड्स, एस्टेरॉइड्स या मेटेरॉइड्स क्या होते हैं, किसी को कोई आइडिया है? तो क्या होता है कि प्लैनेट हो गया या स्टार हो गया, ठीक है, ये सब ना इवेंचुअली एक टाइम के बाद ब्रेक कर जाते हैं, टूटते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा फोर्स होता है, पुल होता है, पुराने हो गए, बूढ़े हो गए, टूट गए, टूट कर टुकड़ों में बट जाते हैं। तो ये जो टुकड़े होते हैं ना, उन्हें एस्टेरॉइड्स एंड मीटेरॉइड्स की तरह रेफर करते हैं। ये कई बार फोर्स से खींच करके अर्थ पे भी गिरे हैं, दूसरे प्लैनेट्स पे भी गिरते हैं। जो टूटता हुआ तारा का कॉन्सेप्ट है वो क्या है, वो क्या दिखता है हमें मूव करता हुआ? कोई भी बड़ी सेलेस्टियल बॉडीज टूटी होती है और फोर्स की वजह से, अट्रैक्शन की वजह से मूव कर रही होती है तेजी से, बट शाइन करती हुई जाती है, तो हमें लगता है तारा टूट रहा है। तो वो होती है मीटेरॉइड्स एंड एस्टेरॉइड्स। ये भी हमारे यूनिवर्स का हिस्सा है, ये भी हमारे सिस्टम का हिस्सा है, अर्थ के या बाकी आपके बॉडीज के चारों तरफ, सन के चारों तरफ घूम रही होती है। तो हमारे 8 प्लैनेट इंक्लूडिंग अर्थ, उनके सैटेलाइट्स, सन, और उसके साथ जो पुराने टूटे फूटे मीटेरॉइड्स और एस्टेरॉइड्स हैं, ये सब मिलकर के बनाते हैं सोलर सिस्टम। ये एक सिस्टम बनाते हैं कि ये सन है, उसके चारों तरफ ये 8 प्लैनेट्स घूम रहे हैं, उन 8 प्लैनेट्स के चारों तरफ जिनके जिनके अपने सैटेलाइट है वो घूम रहे हैं, मीटेरॉइड्स घूम रहे हैं, ये सब आपस में घूम रहे हैं। तो ये एक सिस्टम बन गया जो हमारे सन के चारों तरफ घूम रहा है। इस सिस्टम को हम कहते हैं सोलर सिस्टम। तो सोल रोमन माइथोलॉजी से आया है, रोम के उससे, पुरानी हिस्ट्री से, जिसका मतलब होता है माइथोलॉजी, सॉरी, सोल इन रोमन माइथोलॉजी सुंगर। सोलर का मतलब होता है, सॉरी, सन गॉड, व्हाट डिड आई जस्ट से, सुनगर। तो सोल का मतलब रोम की पुरानी हिस्ट्री और जो उनकी बिलीफ्स है ट्रेडिशनल, उसके हिसाब से होता है सन का गॉड। सोलर का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो सन से जुड़ी हो। तो हमने देखा कि सन की अपनी फैमिली है, जो प्लैनेट्स हैं, जो मून्स हैं, जो सैटेलाइट्स हैं, इसीलिए इसका नाम हमने रख दिया सोलर सिस्टम। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जैसा सोलर सिस्टम में है हमारा, वैसा कई सारे सोलर सिस्टम जो है हमारे यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं, सिर्फ हम ही नहीं है, देयर आर मल्टीपल ऑफ इट। ओके, बट चलो अब इससे पहले कि उनके बारे में और जाने, लेट्स क्विकली आंसर दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज, अ सेलेस्टियल बॉडी दैट रिवॉल्व्स अराउंड अ प्लैनेट इज कॉल्ड एज एस्टेरॉइड, सन और सैटेलाइट। एक सेलेस्टियल बॉडी जो प्लैनेट के चारों तरफ घूम रही होती है, इस बॉडी को हम क्या कहते हैं? एस्टेरॉइड कहते हैं, सन कहते हैं, या सैटेलाइट कहते हैं? तो आपने सुना होगा कि जब टाइड्स यानी कि वेव्स जो हैं सी की बहुत हाई होने लगती हैं या लो होने लगती है, तो हम कहते हैं ये हमारे सैटेलाइट के पुल की वजह से हो रही है, राइट? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? सैटेलाइट।
जैसे कि मून हो गया हमारा, तो मून जब आसपास होता है तो टाइड्स बढ़ जाती है ना, हम बोलते हैं न्यू अमावस्या की रात है या फिर आपकी पूर्णिमा की रात है, इसकी वजह से टाइड्स जो हैं, ये लहरें जो हैं बहुत ऊंची उठ रही हैं, तो इट्स बिकॉज ऑफ द टाइड्स। तो सैटेलाइट वो बॉडी है जो सेलेस्टियल बॉडीज प्लैनेट्स के अराउंड घूमती हैं। अब बारी आती है सन की। सन देखो काफी मजेदार है। सन हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर में रहता है ना। सन हमारा कहाँ रहता है? सोलर सिस्टम के सेंटर में। सन इन इटसेल्फ माय डियर स्टूडेंट्स इज अ स्टार। सन खुद क्या है? एक स्टार है, यानी कि गैस से बना हुआ, एक्सट्रीमली हॉट गैसेस से बना हुआ एक बॉडी जो कि अपनी लाइट और हीट एमिट करता है। सो मच सो कि ये सोर्स है हमारे सोलर सिस्टम का बहुत बड़ा फॉर लाइट एंड हीट फॉर अदर प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट एज वेल। ये प्रोवाइड करता है एक पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम टुगेदर। कभी सोचा है सन सेंटर में बाकी प्लैनेट्स चारों तरफ कैसे घूमे जा रहे हैं, कोई रास्ता कैसे नहीं भूल जाता? सन यहाँ सेंटर में रह करके एक पुल बना रहा है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बना रहा है। इतना ज्यादा नहीं कि सबको अपनी तरफ खींच ले, पर इतना कि लोग उसी फोर्स में अपनी जगह पे गोल 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 घूमे जा रहे हैं। तो ये क्या दे रहा है? प्रोवाइड कर रहा है, ये एक पुलिंग फोर्स प्रोवाइड कर रहा है जिसकी मदद से सोलर सिस्टम बाइंडेड है, जैसा है वैसा है। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट इज व्हाट वी हैव अंडरस्टूड। और ये लगभग 150 मिलियन किलोमीटर्स दूर है अर्थ से। आप समझ रहे हो? 150 मिलियन किलोमीटर्स दूर है अर्थ से, यानी कि समझ लो बेटा बहुत ज्यादा दूर है। क्या हम सोचते हैं कि इंडिया से यूएस और यूरोप दूर होगा? जो सन दूर है तो बहुत बहुत ज्यादा दूर है, लगभग 150 मिलियन किलोमीटर्स, 150 लाख, 10 लाख किलोमीटर्स जो है, यानी कि समझो 1500 लाख किलोमीटर्स दूर है सन हमसे। दैट इज द डिस्टेंस दैट इज बिटवीन द सन एंड द अर्थ। तो ये बात हो गई हमारे सन की। प्लैनेट्स की बात करें तो अब आपको ये प्लैनेट्स का नाम ध्यान होना चाहिए। हमारे पास 8 प्लैनेट्स है सोलर सिस्टम में इन ऑर्डर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सन, यानी कि अगर हम उसे ऑर्डर में देखते हैं, यानी सन से लेकर के टुवर्ड्स द लास्ट प्लैनेट अगर मूव करते हैं, ऐसे इस ऑर्डर में चलते हैं कि सन से शुरुआत करके पहले क्या आया, फिर क्या आया, फिर क्या आया, फिर क्या आया करके आखिरी में क्या आया। तो सबसे पहले हमारे पास आता है मर्क्यूरी, फिर वीनस, फिर अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून। ठीक है, पहले इनमें प्लूटो हुआ करता था, फिर हमने बोल दिया कि प्लूटो जो है वो एक सैटेलाइट है, एक्चुअली इट्स नॉट अ प्लैनेट। तो प्लूटो इस लिस्ट से बाहर हो गया। पहले 9 प्लैनेट्स होते थे, अब 8 प्लैनेट्स होते हैं। So back at that time we used to remember the order by saying my very educated mother just serves us 9 pies. अब आप इसका सीक्वेंस कैसे याद रख सकते हो? My very educated mother serves us noodles. ठीक है, तो ये M से हो गया मर्क्यूरी, ये V का इधर हो गया वीनस, ये E का इधर हो गया अर्थ, ये M हमारा हो गया मार्स, ये S हमारा हो गया सैटर्न। जस्ट छोड़ दिया है मैंने यहाँ पे, आई जस्ट रियलाइज, रुक जाओ। हाँ जी, तो ये जे हो गया जुपिटर, ये एस हमारा हो गया सैटर्न, ये यू हमारा हो गया यूरेनस,
और इस ये n का जो है नेपट्यून, ऐसे करके आप याद रख सकते हो। ठीक है, ये निमोनिक है जिसकी मदद से आप सीक्वेंस याद रख सकते हो। ये सारे प्लैनेट्स जो है वो अर्थ के अराउंड अपने फिक्स्ड पाथ में मूव करते हैं। इन पाथ को हम क्या बोलते हैं, हमने शुरू में क्विज किया था, इस पाथ का एक डिफाइंड नाम है। इन पाथ को हम बोलते हैं ऑर्बिट्स। यानी कि आप कहोगे कि सारे प्लैनेट्स अपने ऑर्बिट्स में अर्थ के सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, अब ये प्लैनेट्स के बारे में बच्चों हम नेक्स्ट सेशन में थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां पे मैंने आपको बताया एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एक प्लैनेट के बारे में, जो मैंने बताया कि 2006 तक जब मैं पढ़ी थी क्लास 6 तक, तब तक वो जो है प्लैनेट में काउंट होता था, अब नहीं होता है। वो कौन सी प्लैनेट की बात हो रही है? मर्क्यूरी, वीनस, प्लूटो। सो थिंक अबाउट इट। किस प्लैनेट की बात कर रहे हैं हम? मर्क्यूरी, वीनस या फिर प्लूटो? तो बच्चे मर्क्यूरी और वीनस तो अभी भी वेरी मच काउंट होते हैं। अब जो ड्वार्फ प्लैनेट की तरह देखा जा रहा है, या जो बेसिकली प्लैनेट में काउंट नहीं हो रहा है, वो है हमारा प्लूटो। ठीक है, सो जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस दे हैव देयर रिंग्स अराउंड देम। यानी कि अर्थ जो है ना, हमारा अर्थ ऐसा प्लेन सिंपल सा है, लेकिन ये जो जुपिटर, यूरेनस और ये सैटर्न है, उनके चारों तरफ ना एक ऐसी रिंग भी है, प्लेट्स भी है जो मूव करती है। अब ये प्लेट्स किस चीज की है? ये प्लेट्स जो है बच्चे बेल्ट्स ऑफ स्मॉल डेब्री यानी कि रिमेनिंग, कुछ टूटा, कुछ अलग चीजें ब्रेक हुई, मीटरॉइड्स, एस्टेरॉइड्स जैसे पत्थर, रॉक्स, वो सब ना फोर्स से अट्रैक्ट हो जाती हैं और गोल गोल घूमती रहती हैं इनके अराउंड रिंग बना के। तो ये अर्थ से भी देखा जा सकता है। जब आप पावरफुल टेलीस्कोप का इस्तेमाल करते हो तो आपको नजर आएगा। ठीक है, सो विद दिस लेट्स क्विकली समराइज व्हाट वी हैव लर्न। हमने पढ़ा कि हमारी जो नाइट स्काई है वो ट्विंकलिंग सेलेस्टियल बॉडी से भरी हुई है। स्टार्स, कॉन्स्टलेशंस, प्लैनेट्स भी कुछ कुछ दिखते हैं। मर्क्यूरी, वीनस दिखता है। सन, मून, स्टार्स, ये सब गैस के बने हुए बड़े बॉडीज है जिनकी कई बार अपनी हीट और लाइट होती है। सन एक मैसिव स्टार है जिसकी अपनी हीट और लाइट है। रिकग्नाइजेबल कुछ कॉन्स्टलेशंस है। कॉन्स्टलेशंस क्या होते हैं? जो फिक्स्ड पैटर्न है जो स्टार स्काई में फॉर्म करते हैं, जैसे उर्सा मेजर, सप्तर्षि, जो नेविगेट करते रहते हैं, हमें नेविगेशन में हेल्प करते हैं अपने फिक्स्ड पोजीशन से, ये कॉन्स्टलेशंस कहलाते हैं। प्लैनेट्स जो है वो सन के अराउंड एक फिक्स्ड पाथ में घूमती है जिनको हम ऑर्बिट कहते हैं। और वैसे ही एक फिक्स्ड पाथ में कुछ सैटेलाइट्स जो प्लैनेट्स के अराउंड घूमती हैं, जो बॉडीज घूमती हैं, उनको सैटेलाइट कहते हैं। जैसे कि मून हमारा एग्जाम्पल हो गया। अर्थ एक प्लैनेट है, मून एक सैटेलाइट है जो अर्थ के चारों तरफ घूमता है। सोलर सिस्टम में सन, हमारे 8 प्लैनेट, हम उन प्लैनेट्स के सैटेलाइट्स, एस्टेरॉइड्स एंड मीटरॉइड्स होते हैं जो हमारा सोलर सिस्टम बनाती हैं। सन हीट और लाइट प्रोवाइड करता है अपने सारे सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स को, और उनके ही इसीलिए उसके चारों तरफ घूमती भी हैं ये सारी प्लैनेट्स, क्योंकि वो एक पुल बनाए रहता है, कांस्टेंट फोर्स। प्लूटो जो है वो रिक्लासिफाई किया गया था एज अ ड्वार्फ प्लैनेट बाय द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन इन 2006। Before that, we had 9 planets in our solar system, but now not anymore. It's considered as a dwarf planet. तो हमने आज पढ़ा कि सोलर सिस्टम और सन क्या है, अर्थ क्या है, और कुछ प्लैनेट्स के बारे में भी जाना। But do we know our own Earth very well? The planet that we live in. क्या डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बाकी प्लैनेट से कैसे डिफरेंट है, कैसे सिर्फ अर्थ ही एक ऐसी जगह है जहां लाइफ एग्जिस्ट कर रही है, क्या और जगह कर सकती है, अर्थ और मून के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये सारे सवालों का जवाब हमें मिलेगा कल के सेशन में, जहां हम सोलर सिस्टम डिटेल में करेंगे डिस्कस। So make sure that you do attend that session. Do not forget to share it with your friends. अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। अगर मजा आया तो लाइक भी करना, मुझे कमेंट में बताना। आपको अगर कोई फीडबैक है, आपको कुछ और हेल्प चाहिए, आपको कुछ और सेशंस चाहिए, मैं जरूर आपके लिए करवाऊंगी। और बच्चों, इम्बाइब के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे पास पहले से कुछ प्री क्रिएटेड वीडियोज हैं, और थोड़े मोड़े नहीं, 70,000, मोर देन 70, लाइक थाउजेंड्स ऑफ वीडियोज इज देयर, जिसमें से आपके कई सारे रेलेवेंट टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे।
आप सीनियर क्लास का पढ़ना चाहते हो, अपने क्लास का पढ़ना चाहते हो, ब्यूटिफुली क्यूरेटेड एंड क्रिएटेड एनिमेटेड वीडियोस भी हैं, इंटरैक्टिव वीडियोस भी हैं, और बहुत बहुत सुंदर तरीके से स्टोरीज के फॉर्म में भी आपको कई सारे इवेंट्स बहुत डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ मिल जाएंगे। हम ये भी इंश्योर करते हैं कि अगर आपको इन वीडियोस को देख करके कोई डाउट आता है तो आपके डाउट भी रिजॉल्व हो जाए। सिर्फ वीडियोस को ही देख करके नहीं, हमारी लाइव क्लासेस, पहले लाइव क्लासेस बता देती हूँ। लाइव क्लासेस वो है जैसे कि ये सेशन मैं आपके लिए ले रही हूँ अभी, ऐसी ही क्लासेस आकर के क्लास के पहले हम थोड़ा सा प्री लर्निंग मटेरियल देते हैं, क्लास के बाद हम आपको थोड़ा सा अपना चेक फॉर अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ क्वेश्चंस देते हैं प्रैक्टिस के लिए, और यहाँ पे टीचर्स आपको लाइव पढ़ा रहे होते हैं। आप जो डाउट है वहां पे क्लियरली क्लैरिफाई कर सकते हो, टीचर से इंटरैक्ट कर सकते हो। ये आपकी इम्बाइब लाइव क्लासेस होती है। अब इन दोनों ही तरीके से लर्निंग करने के बाद हो सकता है आपको क्वेश्चन आ जाए, वो डाउट रेजोल्यूशन भी इम्बाइब पे होता है, कभी भी कर सकते हो बिना किसी के ऊपर किसी डिपेंडेंसी के। साथ ही साथ अगर आपके पेरेंट्स चाहते हैं कि वो आपके लर्निंग के जर्नी का हिस्सा बने, वो भी आपके असाइनमेंट्स आपको दे, या देखे कि बच्चे ने कहाँ इंप्रूव किया, कहाँ नहीं किया, क्या चल रहा है, क्या लर्न कर रहे हैं, क्या टेस्ट लिया है, तो वो पेरेंट ऐप की मदद से हो सकता है। हमारे पास इम्बाइब लेंस है जिसकी मैजिक आप देख ही चुके हो, एक्सप्लोर कर ही चुके हो। सॉरी, ओ माय गॉड। तो हमारे पास इम्बाइब लेंस भी है जिसकी मदद से आप बहुत कुछ बहुत आराम से लर्न कर सकते हो। ये ब्यूटीफुल लेसन्स हैं जिसमें आप क्विज खेल सकते हो, 3D मॉडल्स के साथ इंटरैक्ट कर सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंटली बड़े अमेजिंग अमेजिंग प्रैक्टिस और टेस्ट क्वेश्चंस है, यानी कि आपको कभी भी कमी नहीं होगी। एग्जाम में क्या आएगा, स्कूल क्या पूछ रहा है, प्रैक्टिस में क्या दे रहा है, हमको कुछ एडिशनल प्रैक्टिस चाहिए। हमारे पास चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज स्पेसिफिक क्वेश्चंस, टेस्ट्स पहले से क्रिएटेड है। आप कुछ अपने से डिजाइन करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। और साथ ही साथ अगर किसी टॉपिक में मान लो आपने B1 स्कोर किया, आपको लगा नहीं आई तो डिजर्व टू बी एट A1, मेरे को अपनी जर्नी बेटर करनी है, तो अचीव जर्नी की मदद से आप वो भी कर सकते हो। Achieve journey will help you design your learning journey, strategize करके प्रॉपर टाइम टेबल और स्केड्यूल के साथ। तो जैसे मैंने आपको बताया, ये फ्री एक्सेस सब कुछ ही वक्त का रह गया। इम्बाइब का जितना निचोड़ सकते हो निचोड़ लो, फिर आपको पता होगा कि आप क्या क्या फीचर्स की वजह से जो है सब्सक्रिप्शन लेना चाहोगे, एंड इट विल बी ब्यूटीफुल। और अगर आप डाउट रिजॉल्व करना चाहते हो बच्चे, जैसे मैंने आपको बताया, ये देखिए, ये जब आप खोलते हो यहाँ पे डाउट रेजोल्यूशन इम्बाइब ऐप पे आएगा, उस पर क्लिक करते हैं आप ऐसे डाउट रेजोल्यूशन व्हाट्सएप के ग्रुप पे चले जाओगे। वहां पे आप अपने डाउट्स को, कुछ भी, ग्रुप पे नहीं, आपका एक पर्सनल चैट ओपन हो जाएगा, रीडायरेक्ट होके आप वहां पे कुछ भी जो भी आपको क्लैरिफाई करना है आराम से कर सकते हो। सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक और QR कोड मैं आपके साथ एक्टिवली शेयर कर दूंगी, ताकि आपको कोई भी और भी कंफ्यूजन हो या अपडेट चाहिए वो सब आपको वहां पे मिल जाएगा। तो इसी के साथ हम जो है हमारा अर्थ और सोलर सिस्टम का पहला हिस्सा हमने इस चैप्टर का फिनिश कर लिया है, जो कि इंट्रोडक्शन टू द सेलेस्टियल बॉडीज। वी लर्नड अबाउट एवरीथिंग। वी आल्सो हैड अ स्मॉल क्विक इंट्रोडक्शन टू सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम हम करेंगे अगले सेशन में। सो टिल द नेक्स्ट टाइम, टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्स ऑल ऑफ यू। अस्ता लवस्ता बाय, चाओ। हम मिलेंगे बहुत जल्दी, तो स्टे ट्यून, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, और अपने दोस्तों को भी बता देना है आपको कि यहाँ पे मैम जो है पूरा सिलेबस करा रही हैं, तो आप जरूर आ जाएं। और लाइव सेशंस भी हम लेंगे इम्बाइब के प्लेटफॉर्म पे, आप उसके लिए भी रजिस्टर कर सकते हैं। तो मिलते हैं बहुत जल्द। टिल देन स्टे ट्यून एंड कीप इट।